Hello everyone. So we are discussing the previous year questions of 2025 and we will be discussing 13 questions जो पॉलिटी से पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे है. आई स्वेयर टू गॉड लक्ष्मीकांत में एग्जैक्ट लाइंस लिखी गई हैं. ऑल यू नीडेड टू डू इज टू स्टडी इट केयरफुली. जो ऑर्डिनेंस होता है व्हाट इज इट? प्रेसिडेंट क्या करता है व्हेन राज्यसभा और लोकसभा और एनी हाउस इज नॉट इन द सेशन, या फिर कोई पार्लियामेंट के जो 3 सेशंस होते हैं जिनमें 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए मैक्सिमम, इफ दे आर नॉट इन सेशन देन प्रेसिडेंट, और ये बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे कि एक लॉ आना चाहिए, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करेगा अंडर आर्टिकल 123 एंड दिस ऑर्डिनेंस विल एक्चुअली बी मेड ओनली ऑन दोज लॉज जहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. ऐसा नहीं है कि अगर पार्लियामेंट का जूरिस्डिक्शन किसी पर्टिकुलर चीज़ पे है और ऑर्डिनेंस जिस चीज़ पे लेजिस्लेशन बना रहा है वो आपने एकदम जूरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर दिया. नहीं, ओनली उसी चीज़ों पे लॉ बनाया जाएगा जिस पे पार्लियामेंट बना सकती है. सेकंड चीज़ क्या है, ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकते या वायलेट नहीं कर सकते. यस, इट इज़ करेक्ट, मतलब दे कैन नॉट, बट यहाँ पे लिखा है कैन, तो दिस इज रॉन्ग. थर्ड है ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट. यस, ऑर्डिनेंस कैन रेट्रोस्पेक्टिवली भी आ सकते हैं. अब आपको ऑर्डिनेंस के बारे में क्या क्या पढ़ना है. पहली चीज़ जो है ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक हाउस हो या दोनों हाउसेज हों, अगर सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं. दूसरी चीज़ क्या है कि ऑर्डिनेंस का जो इफेक्ट होगा वो होगा 6 वीक्स तक. जब आपकी पार्लियामेंट बार मतलब सेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसके 6 वीक्स के अंडर आपको ये अप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा. लेकिन अगर 2 सेशन के बीच का जो गैप होता है वो होता है 6 मंथ्स, तो मैक्सिमम टाइम तक जो ऑर्डिनेंस रह सकता है वो है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स. ये है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस. आई होप इट इज़ क्लियर. तो अगर आप 2 को एलिमिनेट कर देते तो 2 वुड हैव बीन एलिमिनेटेड एंड यू वुड हैव रीच्ड टू योर आंसर. सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन अवॉइड करने वाला था. टू बी ऑनेस्ट, आपको पढ़ना है पढ़ लो, बट दिस इज अ नेगेटिव ट्रैप, नोबडी वुड हैव डन इट. आई वुड अवॉइड इट. सेकेंडली, यहाँ पे पूछा गया है विद रेफरेंस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ऐसे सवाल जो है ना वो हर बार आते हैं. विच ऑफ दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, विच ऑफ दिस इज नॉट. और ये हमारी जो है लक्ष्मीकांत की बुक के जो हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें लिखा है. ITSC काउंसिल जो है वो एक आपको जो चैप्टर है वो चैप्टर 25 से ली गई है, इंटर स्टेट रिलेशंस. जोनल काउंसिल भी उसी में है. जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो जो डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में उसको रिजॉल्व करने के लिए है अंडर आर्टिकल 263. मतलब ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. दूसरी चीज़ कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है यहाँ पे, प्रेसिडेंट. और इसके जो एडवाइजेज होते हैं, मतलब जो भी ये डिसीजन लेती है एडवाइजरी होती है, ना कि बाइंडिंग. दूसरी चीज़ है यहाँ पे आपको पता करना है कि ISC जो काउंसिल है वो किसकी रिकमेंडेशन पे दी गई थी. इट वाज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन. इसका जो कॉम्पोजिशन है इसमें एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए पक्का, वो चेयरपर्सन होगा. 6 कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे ना कि इलेक्ट. इसमें होना चाहिए चीफ मिनिस्टर. यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होने चाहिए यूटीज़ के भी और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के. मतलब जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो उन यूटीज़ के होंगे जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है. यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट. अब यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स ही होते हैं और गवर्नर्स स्टेट में होते हैं, क्योंकि इनका जो नाम है, वैसे फंक्शन इनका सेम है पर इनका जो नाम है वो चेंज हो जाता है यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के हिसाब से. अब आते हैं अपन तीसरे सवाल पे. यहाँ पे ये भी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ये आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आई थी, ठीक है. और जोनल काउंसिल है ये स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 1956 से आया है. इट इज़ नॉट एट ऑल अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. और यहाँ पे 5 जोनल काउंसिल है. भाई मैंने एक एग्जाम में देखा था कि वो जोनल काउंसिल्स के नाम भी पूछ रहे थे. तो दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है एंड मुंबई में है. नाउ द क्वेश्चन का जो आंसर था वो ओनली 1. एंड ट्रस्ट मी, ये सवाल
इतने ईजी होते हैं, ये हर बार आते हैं, और ये जो ऑप्शंस होते हैं ना आप ऐसे ही आते हैं, मैंने देखा है। पिछली बार नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस पे आया था, ये सारे आते रहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्या वो गवर्नर की पावर को, जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वैसे तो हमें पता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, उनका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है गवर्नर पे। पर कुछ केसेस में क्या होता है कि गवर्नर को पावर होती है कि वो अपनी डिस्क्रिशन यूटिलाइज करें और एक तरीके का ऑर्डर लेके आए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्सप्लिसिटली हाँ मेंशन्ड है कि गवर्नर जो होंगे वो 3-4 केसेस में अपनी डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से केसेस में? कभी जब आर्टिकल 200 यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे अगर एक बिल पास होके आया है तो गवर्नर या उसको अप्रूव कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा, या फिर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए क्या करेगा, वो रख लेगा। तो ये डिस्क्रिशन होता है। हो गया, तो दिस इज करेक्ट। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो अपने आप सुओ मोटो नहीं ले सकता कि एक जो स्टेट लेजिस्लेचर में बिल पास हुआ है और आपने अपनी कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिया, नहीं। ये जो होती है वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर होती है, अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट एंड द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि देखो टेक्स्ट दिया गया है आर्टिकल्स का, और यहाँ से पूछा गया कि किन में ये आप सही मैचिंग है। देखो, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी 50,000 बार ये सवाल पूछा है यूपीएससी ने, तो ये डीपीएसपीज में ही है अंडर आर्टिकल 50। अभी हम देखेंगे सारे आर्टिकल्स। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ अ कॉम्पोजिट कल्चर, यस इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। ये 11 ड्यूटीज है विच विल ऑल्सो सी। और यहाँ पे प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द फैक्ट्रीज, यस ये है हमारा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 24। अब हम देख ले सारे फंडामेंटल राइट्स और सारी DPSPs and सारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, वी विल सी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट एंड लेट मी जस्ट टेक अ न्यू पेपर। ओके वेट, हाँ, तो क्या है कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी DPSPs मेंशन्ड है, जिसका जो सोर्स है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सोर्सेस आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और DPSPs जो है, मतलब DPSPs का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो स्टेट को फॉलो करनी पड़ती हैं जब कोई भी लॉ बना रहे होते हैं। दूसरी चीज़, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हो अगर ये वायलेट होती हैं। एंड दीज आर नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो होती हैं वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को दिखाती हैं, बाकी फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, इतना याद रखना है। अब चीज़ है कि जो DPSPs हैं वो आर्टिकल 36 से लेके आई गेस 50, आर्टिकल 51 तक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये कौन कौन सी DPSPs कहाँ है। तो DPSPs को हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया, कितनी? 3 DPSPs। पहली है सोशलिस्ट, दूसरी क्या है DPSP हमारी गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरी हमारी जो होगी वो होगी लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। कौन सी? लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, ये तीनों हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो DPSPs हैं जो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने कर रखा है, नहीं, ये हमने अपने आप के लिए किया है। अब मैं इसमें ना अलग अलग बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो पहली चीज़ है जो हमें याद रखनी है वो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब आप कैसे रिकग्नाइज करोगे कि सोशलिस्ट कौन है? देखो, जो सोशल वेलफेयर के बारे में काम कर रहा है वो है सोशलिस्ट। पहली चीज़ है आर्टिकल 38 जो है वो बात करता है कि आपको जो स्टेट है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा जो लोगों के वेलफेयर के लिए होंगी, तभी तो हमारे यहाँ पे इनकम स्टेटस, सोशल ऑर्डर और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये जो होगा वो मिनिमाइज करेगा इनइक्वालिटीज़ को, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो ये है आर्टिकल 38, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 38 में और भी चीज़ें बोली गई हैं कि टू सिक्योर द राइट ऑफ, देखो तो मैंने ये इंक्लूड कर लिया कि जो DPSPs हैं वो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं,
दीज आर नॉन जस्टिसेबल बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर फैक्टर्स, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है, लिटरेसी की कमी है, पॉवर्टी है, और हमारी जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बैकवर्ड है। जो वी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने बोला था इट इज़ अ नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ग्रेविन ऑस्टल ने बोला था कि जो DPSPs एंड फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्शियस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। बाकी आपने देखना है कि फीचर्स क्या हैं। देखो आर्टिकल 36 बोलता है कि द स्टेट जो है यहाँ पे डिफाइन करता है स्टेट क्या है। जब आर्टिकल 12 आप पढ़ोगे तो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है फंडामेंटल राइट्स में। सेम आर्टिकल 36 में भी दिया गया है कि स्टेट क्या है। ये इंक्लूड करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, हर लोकल अथॉरिटी को, ऑल द पब्लिक अथॉरिटीज इन द कंट्री। ठीक है। और जो है DPSP जो होते हैं, B.R. अम्बेडकर ने कहा था दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि हमने 1935 से लिए हैं और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अब क्या है, हमें जो चीज़ याद रखनी है, आर्टिकल 37, DPSP जो है वो फंडामेंटल होते हैं एक कंट्री की गवर्नेंस में। तो ये जो हम बोलते हैं ना DPSP फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ये आर्टिकल 37 में मेंशन्ड है। 36 में डेफिनेशन दी गई है। अब हम पढ़ते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो हम नीचे देख रहे थे कि जो आर्टिकल 38 है। सोशलिस्ट मतलब जो होता है वो एक इंसान के सोशल डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आर्टिकल 38 ये क्या करता है, लोगों के वेलफेयर के बारे में, उनका सोशल ऑर्डर सिक्योर करता है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है। ये इनक्वालिटीज़ मिनिमाइज करता है 3 चीज़ों में, इनकम, स्टेटस एंड फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। जो था ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड हुआ। भाई ये पूछा जा सकता है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्लूड हो गया। आर्टिकल 39 जो होता है वो क्या करता है, लाइवलीहुड सिक्योर करता है, ठीक है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है कि एक इंसान के पास सारे पैसे हैं वो, क्योंकि तभी तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, टेक द टैक्सेस फ्रॉम द रिच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पुअर इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विसेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सेबल अब्यूज। जरूरी जबरदस्ती काम करवा रहे हो। फिर आपका आएगा एक तरीके का आर्टिकल 39 है, जहाँ पे बोला गया जो लोग एक तरीके का आप अपने लिए केस नहीं लड़ सकते, उन्हें एक इक्वल जस्टिस प्रोवाइड होगा फ्री लीगल एड में, विच वॉज इंक्लूडेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस में भी बेनिफिट्स होना चाहिए, तभी ये विधवा पेंशन योजना, बहुत सारी ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हैं। आर्टिकल 42 बोलता है कि एक जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए काम की, और मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए। आर्टिकल 43 कहता है टू सिक्योर द लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटीज टू ऑल वर्कर्स। ठीक है, ये भी सोशल सिक्योरिटी में आता है। आर्टिकल 43 ये बोलता है कि एक तरीके का आपको पार्टिसिपेशन करना होगा किसमें, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंक्लूड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। 47 जो होता है इट टॉक्स अबाउट द न्यूट्रिशन एक इंसान का, ताकि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो। अब गांधीयन प्रिंसिपल ज़्यादातर बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज की। वो बोलते हैं आर्टिकल 40 में कि पंचायत ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का। 43 में बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो। 43B जो 97th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, बोलते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो आर्टिकल 19 में भी मैंशनड है। 46 बोलते हैं कि प्रमोट एजुकेशन इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड STs इन द वीकर सेक्शन। फिर यहाँ पे है ना, ऑलराइट। आर्टिकल 47 बोलता है, कि ये जो ड्रग्स हैं, लिकर वगैरह है, इसको कंज्यूम करना बंद करो, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बहुत फेटल होते हैं अनटिल अनलेस एक मेडिकली आपको किसी डॉक्टर ने अप्रूव किया है। इन्होंने ये भी बोला है कि जो आर्टिकल 48 में बोला कि जो काउज हैं उनका स्लॉटर बंद करो, क्योंकि इससे क्या होगा ना, और साइंटिफिक मेथड यूज़ करो ताकि इनकी ब्रीड को इम्प्रूव करा जा सके। अब आते हैं हम लिबरल इंटेलेक्चुअल, जहाँ पे बात करते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म पे प्रमोट करी गई थी। पहली चीज़ है, इन्होंने बोला UCC आर्टिकल 44 के अंडर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जिसके तहत ही पूरी जो गवर्नेंस हो कंट्री में हो। फिर उन्होंने बोला आर्टिकल 45, जहाँ पे बच्चा जो है उसको एजुकेशन की और चाइल्डहुड केयर की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, दिस इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। फिर आर्टिकल 48 में उन्होंने एक चीज़ और बोली थी, एक तो है ना काऊ का स्लॉटर बंद किया था, दूसरी चीज़ उन्होंने बोली थी कि एनिमल हस्बेंड्री
एंड साइंटिफिक लाइंस पे ये सब होना चाहिए ताकि एक तरीके से प्रोडक्टिविटी आए। फिर आर्टिकल 48A जो आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड हुआ था, इन्होंने बोला था देयर शुड बी इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट, सिक्योरिंग द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर आर्टिकल 49 टॉक्ट अबाउट दैट मॉन्यूमेंट्स को सिक्योर करो, फोर्ट्स को सिक्योर करो, है ना, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। आर्टिकल 50 जो हमारे सवाल में था, इट टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ठीक है। एंड आर्टिकल 51 जो लास्ट है हमारा, इट टॉक्ड अबाउट व्हाट, इंटरनेशनल पीस होनी चाहिए, जो सेंटर है वो ऐसी ट्रीटीज लेके आएगा, लॉज लाएगा ताकि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। ऑलराइट, तो आपने ये देख लिया कि सेपरेशन कहाँ था, आर्टिकल 50 जो कि डीपीएसपीज में है। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारी 11 है। देखो इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं इंक्लूडेड थी, पर स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला कि भैया फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड करो, फिर भी 10 ही हुई थी स्टार्टिंग में। फिर 11वीं जो ड्यूटी थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से हुई थी, जहाँ पे बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, राइट। और फंडामेंटल जो राइट्स हैं, लेट्स जस्ट सी अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कैसे याद रखोगे, देखो ABCDEFGHIJK से याद रखो। ए से क्या होगा, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम। बी से होगा जो बाबू के आइडल्स थे गांधी जी के, लाइक फ्रीडम स्ट्रगल। सी से होगा कंसोलिडेट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। डी से होगा डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। फिर ई से क्या होगा, इक्वालिटी, जहाँ पे ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात कर रहे हैं ताकि एक सोसाइटी में हार्मनी आए। एफ से क्या होगा, फोर्थ याद रखो, जहाँ पे क्या होगा, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, सॉरी प्रिजर्व द कॉम्पोजिट कल्चर एंड द हेरिटेज। कैसे, जो आपकी नेशनल मॉन्यूमेंट है इंपॉर्टेंस के, वो आपको प्रिजर्व करने हैं। जी से क्या होगा, ग्रीन, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट विद कंपैशन, आप थोड़ा सा उसको रखो। एच से क्या होगा, ह्यूमैनिज्म, जहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इनकलकेट कर रहे हो लोगों के अंदर। आई से क्या होगा, इन वायलेंस बोल लो ताकि नॉन वायलेंस हम याद रख सकें, ताकि सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अगेंस्ट द वायलेंस। जे से क्या होगा, द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब हर चीज़ में अच्छे होने चाहिए। के से होगा किड्स एजुकेशन, मतलब जो 6 to 14 का क्राइटेरिया था वो 86 अमेंडमेंट एक्ट से आया था 2002 के, कि जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उन्हें राइट टू एजुकेशन मिलनी चाहिए, विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हमें फंडामेंटल राइट्स जो थे ना, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जहाँ पे आर्टिकल 23 एंड 24 इंक्लूडेड है, जहाँ पे बोलते हैं कि फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 24 बोलता है यहाँ पे कोई भी बच्चा जो 14 ईयर्स से कम की एज का है वो किसी भी हैजार्डस फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए। तो ऑल द 3 आर करेक्ट। ऑलराइट, देखो हमने यहाँ पे 2025 के 5 सवाल लिए हैं, पर उन 5 सवालों से पूरा एकदम पोस्टमार्टम करके देख लिया कि एक्चुअली में कैसे पढ़ना है। मतलब हमने ये 15-16 मिनट्स में कर लिया है। देखो, और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो DPSPs है, यहाँ पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हुई। तो याद रखना, जो 39A, 43A, 48A, ये सारी चीज़ें 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं, जहाँ पे A बाद में इंक्लूडेड है, और 39 भी इंक्लूड हुआ। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, और क्वेश्चंस भी आपको मैं दिखाऊंगी। ये है पार्ट 1, जो 5 क्वेश्चंस हैं, हमने हर चीज़ पढ़ी कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर्स में डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी एक्सप्लिसिट पावर्स मेंशन्ड हैं, ये आपको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूरी है, क्योंकि एक थीम से आप पूरी थीम्स कवर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एनालाइज करेंगे दीज क्वेश्चंस, जो कि UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो 5 क्वेश्चंस आर डन, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, एंड विद इन 20 minutes। आई एम प्राउड ऑफ मी। Thank you so much. Happy study, and do subscribe to my channel. Thank you.